Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have completed reading with our poem number 9 from the book First Flight, and the name of the poem is Fog, okay? And in today's video we will see the comprehension part and we will solve the questions that are given in the poem. So let's begin. Summary. So first of all, let's revise one more time the summary of the poem, right? In the poem Fog, the poet compares the fog with a cat and says that the fog is approaching the city in the very silent manner so that no one can notice its arrival. Okay, so in the poem we have read that जो poet है उन्होंने क्या किया है, he compares the fog with a cat. Okay, so a comparison जो है that is given in the poem and the fog is compared with a cat. और poet ने क्या कहा है, that fog is approaching the city. Approaching means it is arriving at the city in a very silent manner, okay, so that no one can notice its arrival. और जो fog है वो इतना silently आता है किसी भी place पे, किसी भी city पे, कि कोई भी notice तक नहीं करता है कि अच्छा fog आ रहा है. okay, suddenly अगर हम बाहर जाएंगे then only okay, we come to know that okay, there is a fog outside, right? सेम एज द कैट एंटर्स अ प्लेस साइलेंटली. और इसीलिए जो इसका अराइवल है, द अराइवल ऑफ द फॉग, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू अ कैट, क्योंकि जो कैट होती है वो भी किसी प्लेस पे इतना ही साइलेंटली, इतना ही स्लोली वो एंटर करती है. नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग हैज़ कवर्ड द होल ऑफ द सिटी एंड हार्बर एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज सिटिंग बाय फोल्डिंग इट्स लेग्स एंड लुकिंग अराउंड जस्ट अ वे अ कैट डज व्हेन इट सिट्स ऑन द हॉन्चेस एंड लुक्स अराउंड. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ने क्या कहा था, नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड द होल ऑफ द सिटी एंड हार्बर. ओके, सो जब किसी भी प्लेस पे, किसी भी सिटी पे जब फॉग आ जाता है एक बार, सो आफ्टर दैट ये क्या करता है, इट कवर्स द एंटायर प्लेस, इट कवर्स द एंटायर सिटी. ओके, वो पूरे प्लेस को एक तरह से अपने अंदर कवर कर लेता है. ओके, और क्या लगता है हमें, ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल जिस तरह से कैट बैठती है एक पर्टिकुलर पोस्चर में, बिल्कुल वैसे ही वो बैठता है. और कैसे, बाय फोल्डिंग इट्स लेग्स, और किस तरह से, जैसे कि वो अपने हॉन्चेस पे बैठती है. तो जिस तरह से कैट किसी जगह पे जाने के बाद अपने हॉन्चेस पे बैठ जाती है, दैट इज़ अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ सिटिंग ऑफ अ कैट, और आसपास की हर चीज़ को बहुत ही क्लोजली वो ऑब्जर्व करती है. इसी तरह से जो फॉग है, ऐसा लगता है कि वो भी किसी प्लेस पे आने के बाद एंटायर प्लेस को कवर कर लेता है और एक एक चीज़ को बहुत ही क्लोजली वो एग्जामिन करता है, बहुत ही क्लोजली वो ऑब्जर्व करता है. At the end, he describes the departure of the fog that is silent and unpredictable, again similar to the departure of the cat who does not sit on a same place for a long time. Okay, so first of all जो arrival है fog का, उसको compare किया गया है with the arrival of a cat. Secondly, आने के बाद जिस तरह से cat जो होती है अपने haunches पे बैठती है, so उसी तरह से fog को भी compare किया गया है कि किसी place पे आने के बाद fog किस तरह से react करता है, right? After that जो departure है फॉग का, अगेन दैट डिपार्चर इज कंपेयर्ड विद द डिपार्चर ऑफ अ कैट. ओके, और जो डिपार्चर है वो कैसा है, बहुत ही साइलेंट होता है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है. हम नहीं कह सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फॉग जो है वो कितने टाइम बाद हटेगा, कितने टाइम बाद यहाँ से जाएगा. ओके, जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है और बहुत ही साइलेंट डिपार्चर होता है. और अगेन दिस इज जस्ट सिमिलर टू द डिपार्चर ऑफ द कैट. ओके, अगेन बिल्कुल जो कैट का डिपार्चर होता है बिल्कुल वैसा ही डिपार्चर होता है, क्योंकि जो कैट होती है उसका डिपार्चर भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, क्योंकि जो कैट होती है ये भी किसी सेम प्लेस पे डज नॉट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, इट हैज़ टू मूव ऑन. सिमिलरली जो फॉग होता है वो भी फॉर एवर एक ही प्लेस पे नहीं रह सकता, इट हैज़ टू मूव ऑन, इट हैज़ टू गो बैक. ओके, सो दिस इज़ द पोम जो हमने पोम पढ़ी है, और इस पोम में हमने क्लियरली एक कंपेरिजन पढ़ा है, कंपेरिजन बिटवीन अ फॉग एंड अ कैट, राइट? सो आई होप द poem is very much clear to you all. अगर आपको poem समझ में आई है then only you will be able to answer the questions. Okay, so now let's discuss the questions. Question first, what does Sandberg think the fog is like? Okay, so Sandberg is the name of the poet. So first question is, जो poet है उन्होंने poem में क्या बताया है, that what the fog is like, fog किसकी तरह है, right? So answer, the fog is like the little cat sitting with her knees bent. So जो fog है उसको कैसे present किया गया है, the fog is presented in the form of a cat. बिल्कुल जो cat है उसकी तरह fog को present किया गया है. fog के arrival
को, उसकी सिटिंग पोजीशन को, उसके डिपार्चर को, एवरीथिंग जो है दैट इज कंपेयर्ड विथ अ कैट. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? द फॉग इज लाइक द लिटिल कैट. फॉग किसकी तरह है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट सिटिंग विथ हर नीज बेंट. ओके, next question, how does the fog come? Okay, so what is the way of the arrival of a fog? जो fog है वो किस तरह से आता है, उसके arrival का क्या तरीका है? Okay, so answer, the fog comes silently and slowly. Okay, जो fog का arrival है उसमें क्या specific है? The arrival of fog is very silent और बहुत ही slowly without making a noise और किसी भी place पे आ जाता है. So this is the specific thing about the arrival of the fog. Okay, next, what does it in the third line refer to? Okay, so in the poem we have read the third line of the poem also. So उस third line में एक pronoun यूज़ किया गया है it का. Okay, so वो जो pronoun है it वो किसके लिए यूज़ किया गया है? वो it word जो है वो किसको refer करता है? Okay, so answer, it in the third line refers to the fog that is compared with a cat. Okay, so in the third line of the poem there is a use of this word it. So this word it comes for the fog और ये जो fog है again this is compared with a cat. Okay, so ये जो it word आया है ये आया तो fog के लिए है but throughout the poem we have known this thing that जो fog है उसको cat से compare किया गया है, right? So जो it word है वो आया fog के लिए है और जो fog है वो कैसा है? Just like a cat. Next question, does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. Okay, so in this question first we have to tell कि जो हमने poem पढ़ी है क्या इस poem में poet ने clearly हमसे कहा है that fog is just like a cat. Okay, so ये जो thing है क्या ये poet ने clearly mention की है इस poem में? Secondly we have to tell 3 things. Okay, after reading the poem we have to mention 3 things here that tell us that the fog is just like a cat. Okay, so answer, yes, the poet compares the fog with a cat and says that the fog comes like a cat silently and slowly. Okay, so first question was कि जो poet है उन्होंने क्या clearly ये बात हमसे कही थी that fog is just like a cat. So our answer is that yes, जो poet हैं उन्होंने throughout the poem क्या किया है? fog को compare किया है किसके साथ? cat के साथ and says that fog comes like a cat silently and slowly. और poem उन्होंने कहा है that the जो arrival है fog का that is just like the arrival of a cat, क्योंकि जो cat है वो भी बहुत silently बहुत slowly आती है. Similarly जो fog है उसका arrival भी बिल्कुल ऐसे होता है that is very silent, that is very slow. Okay, The movement of the fog is compared with the cat. Next poem में हमने पढ़ा था कि जो fog का movement है again that movement is also compared with the movement of a cat. Okay, 3 things that tell us that fog is like a cat are, secondly we have to mention 3 different things from the poem that tell us that okay fog is just like a cat. So those 3 things are, first it comes silently like a cat. First जो arrival है fog का that is just like a cat because the arrival of both the fog and the cat is the same. It is very silent, very slow. Okay, second it looks over the city like a cat. Second किसी place पे आने के बाद जो cat का sitting position होती है, जो उसका sitting posture होता है कि वो अपने haunches पे बैठती है. Similarly जो arrival है fog का, arrival के बाद वो किसी place पे जब आता है सो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, बहुत ही साइलेंटली वो अपने आसपास की हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है और एंटायरली पूरे प्लेस को वो अपने अंदर कवर कर लेता है. ओके, एंड द थर्ड इज इट सिट्स ऑन हॉन्चेस लाइक अ कैट. और द थर्ड थिंग इज जिस तरह से कैट अपने हॉन्चेस पे बैठती है तो उनका जो सिटिंग पोस्चर है दैट इज सेम. वी कैन से द फॉग एंड द कैट बोथ आर हैविंग द सेम पोस्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. You know that a metaphor compares 2 things by transferring a feature of one thing to the other. Find metaphors for the following words and complete the table below. Also try to say how they are alike. The first is done for you. Okay, so in this question first of all हमें बताया गया है what is metaphor. So we all know that metaphor is a literary device that compares 2 things. Okay, जिनमें कोई भी एक common feature होता है, कोई भी एक similarity होती है, उस similarity
सिमिलैरिटी के बेस पे हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, दैट लिटरेरी डिवाइस इज नॉन एज मेटाफर। ओके, सेकंड हमें करना क्या है, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वी आर गिवन विद सम वर्ड्स, वी आर गिवन विद अ टेबल एक्चुअली, और उसमें जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स का हमें एक मेटाफर, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए हमें एक मेटाफर सोचना है, हमें कंपैरिजन सोचना है कि इस वर्ड को हम किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। और एक चीज़ हमें एग्जाम्पल के थ्रू के लिए हमें एक चीज़ हमें करके बताई गई है, सो उसको देख के बाकी की टेबल हमें कंप्लीट करनी है। सो लेट्स सी, सो दिस इज़ आवर टेबल, और जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ स्ट्रॉम। ओके, और ये जो है ये हमें सॉल्व करके दिया गया है फॉर आवर हेल्प। सो जो स्ट्रॉम है उसको कंपेयर किया गया है किससे, टाइगर के साथ। नाउ जो स्ट्रॉम है दैट इज़ कंपेयर्ड विथ अ टाइगर। अब क्यों किया गया है, दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन फीचर होगा, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, तभी हम मेटाफर क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी, पाउंसेस ओवर द फील्ड्स and growls. So what is the similarity, both the storm and the tiger, they both, ये दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, they both pounce over the fields and they both make a growl sound. okay, so ये उनमें सिमिलैरिटी होती है, दोनों में कॉमन फीचर होता है। ओके, नेक्स्ट हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ट्रेन, फायर, स्कूल एंड होम। सो स्टूडेंट्स यू कैन यूज योर ऑन क्रिएटिविटी एंड यू कैन यूज अ मेटाफर, यू कैन क्रिएट ए मेटाफर बाय योर ऑन। आप ट्रेन को किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, बट उस चीज़ में और ट्रेन में देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, देयर शुड बी सम कॉमन फीचर। ओके, सो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके यू कैन राइट योर ऑन आंसर हियर एंड यू कैन कंप्लीट द टेबल बाय योर ऑन। आप अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कुछ भी कॉमन फीचर, कुछ भी सिमिलैरिटी आप फाइंड आउट कर पाएँ। ओके, so this is our table. So first word is train. So students you can write your own answer here using your own creativity. okay, so train को हमें compare करना है and we have compared train with snake. okay, train को हमने compare किया है किसके साथ, snake के साथ। why, what common feature is there, so common feature दोनों में क्या होता है, long rope like body, दोनों की जो body होती है वो कैसी होती है, बहुत ही long होती है, और वो कैसी लगती है, just like a rope. okay, so both the train and the snake, they both are having a very long, just a rope like body. okay, so because of this common feature we have compared the train with a snake. okay, second is fire. so fire को हमने compare किया है with a dragon. okay, why, burning power of destruction, because दोनों में ही fire and dragon दोनों में क्या होता है, both are having a burning power, और उस burning power के बेस पे they can cause a great destruction. okay, इसीलिए हमने compare किया है fire को with a dragon, right. Next is school. so school is compared with a temple. why, teaches moral values and virtues, क्योंकि जो दोनों ही चीज़ें हैं, both the school and the temple, they both teach many kinds of moral values and many kinds of virtues. okay, next is home. so home is compared with a cave. why, give protection and safety. so हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस थे they used to live in a cave. okay, और जो आजकल हमारा होम है that is a modern form of a cave. okay, so जिस तरह से केव होती थी वैसे ही आज हम होम में रहते हैं, और दोनों का ही जो बेसिक यूज़ है, और वी कैन से द बेसिक पर्पस ऑफ बोथ द थिंग्स आर दैट दे गिव अस प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी. okay, that's why we have compared the home with the cave. okay, next question, does this poem have a rhyme scheme? Poetry that does not have an obvious rhythm or rhyme is called a free verse. okay, so in this question we have to tell that in this poem fog, is there a kind of rhyme scheme? so we have read the poem and we have discussed this thing also, and next हमें बताया गया है that the poetry that does not have any kind of obvious rhythm or obvious rhyme scheme, that is known as a free verse. okay, so let's see the answer. The poem does not have a rhyme scheme, it is an example of free verse. okay, so students we have discussed this thing while reading the poem, that in this poem there is no use of rhyme scheme, no particular rhythm is there in the poem, that's why this poem is an example of a free verse. okay, so एक particular rhyme scheme को follow नहीं किया गया है, और ऐसी जो poems होती हैं जहाँ particular rhyme scheme और we can say particular rhythm नहीं होता है, वो सभी क्या कहलाती हैं, they are the example of free verse, उनको
बिल्कुल फ्रीली लिखा जाता है। और ये जो पोम हमने पढ़ी है फॉग, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री वर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed all the questions here. I hope the poem, all the literary devices and all the questions, everything is clear to you all. In the next video we will start with our next chapter. So see you in the next video. Thank you.